दिल्ली की हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में आज एबीपी न्यूज सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा है। आरोपी पीएन सान्याल के फ्लैट से मिली रूसी लड़की का पहले का बयान हम आपको दिखाएंगे। इसमें लड़की बता रही है कि वो कैसे सान्याल और अहलावत से मिली और कैसे इनके नेटवर्क में शामिल हुई। हालांकि इस बयान से अब रूसी लड़की मुकर गई है। एबीपी न्यूज ये पुष्टि नहीं करता कि रूसी लड़की का पहले का बयान सही है या फिर बाद वाला। हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो रूसी लड़की ने आयकर विभाग को बताया और फिर कोर्ट में अर्जी देकर बताया। एबीपी न्यूज के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें रूसी लड़की का सबसे पहला बयान दर्ज है। आइए देखते हैं। 23 साल की एक रूसी लड़की, खुद को बिजनेसमैन कहने वाला एक शख्स पीएन सान्याल और खुद को रिटायर्ड कर्नल कहने वाला अजय अहलावत, इन तीन किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है पूरी दिल्ली को हैरान कर देने वाली हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की कहानी। पीएन सान्याल जेल में है, अहलावत को पुलिस ढूंढ रही है और रूसी लड़की कभी कुछ बयान दे रही है तो कभी कुछ। 2 जून की सुबह जब इनकम टैक्स विभाग की टीम ने दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में अकूत संपत्ति के सिलसिले में सान्याल के घर में छापा मारा तो उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस घर के भीतर एक विदेशी लड़की भी मौजूद है। मेरे हाथ में आप जो दस्तावेज देख रहे हैं, इन दस्तावेजों में आयकर विभाग ने 23 वर्षीय रूसी लड़की के आरंभिक बयान दर्ज किए हैं। इन बयानों के जरिए आयकर विभाग जानना चाहता था कि रूसी लड़की सान्याल के पास कैसे आई, सान्याल इस लड़की को लेकर कहां गया था और ये लड़की सान्याल के किन करीबी लोगों को जानती थी। जरा ध्यान से देखिए इस दस्तावेज को। इसमें रूसी लड़की ने बताया है कि वो किस तरह इस मामले के किरदार अजय अहलावत से मिली और शुरुआती बयान में उसने क्या क्या कहा। ये सवाल जवाब आयकर विभाग के अधिकारियों ने रूसी लड़की से किए थे। तुम्हारा सान्याल से क्या रिश्ता है? बेहद करीबी रिश्ता, पति पत्नी की तरह। पीएन सान्याल से तुम्हें किसने परिचय करवाया? कर्नल अजय अहलावत ने मुझे उनसे मिलवाया था। कब और कैसे कर्नल अहलावत ने तुम्हारा सान्याल से परिचय करवाया? कर्नल अहलावत ने मुझे उसका नंबर व्हाट्सएप किया था और उसके बाद फिर उससे मिलने के लिए भी कहा था। तुम अजय अहलावत को कैसे जानती हो? मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ राजस्थान के सरिस्का में उससे मिली थी और उसके बाद फिर हमने साथ साथ में यात्राएं भी की थी। अहलावत ने तुमसे सान्याल का परिचय क्यों करवाया? वो मेरा और मेरे भविष्य का भला चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं किसी अच्छे हाथों में रहूं। अच्छा, एक बात बताओ, अहलावत और सान्याल के बीच क्या रिश्ता था? मैं जानती हूँ कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। क्या कभी तुमने सान्याल के किसी दोस्त या बिजनेस एसोसिएट से मुलाकात की है? हाँ, मैं उनके कुछ दोस्तों से मिली हूँ और लेकिन मुझे उनके बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उनमें से मैं शोभित, कपिल और अतुल का नाम जानती हूँ। जब तुम इंडिया आई तब से लेके अब तक तुमने अपना पासपोर्ट कहाँ रखा है? वैसे तो मेरा पासपोर्ट मेरे पास ही होता है, लेकिन जब से मैं सान्याल से मिली हूँ उसके बाद से मेरा पासपोर्ट उसकी कस्टडी में ही है। क्या सान्याल ने तुमसे कभी किसी चीज़ का वादा किया था? हाँ, उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो 52 साल का है और उसका तलाक हो चुका है। उसकी शादी और उम्र के बारे में मुझे कल ही पता चला। क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ सान्याल के साथ इस घर में मैं बेहद असुरक्षित महसूस करती हूँ और मैं इस घर को छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मैं सुरक्षित महसूस कर सकूँ। रूसी लड़की ने 2 जून को आयकर अधिकारियों को बयान दिया था, लेकिन इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट ने जब तूल पकड़ा तो रूसी लड़की भी अपने पुराने बयान से मुकर गई है। रूसी लड़की के वकील की तरफ से कोर्ट और महिला आयोग से शिकायत की गई है कि आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस उसे परेशान कर रही है। लड़की का अब ये कहना है कि वो अपनी मर्जी से सान्याल के साथ रह रही थी और उसे जबरन सेक्स वर्कर बताया जा रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस जिसके तार सीधे सेक्स रैकेट से जुड़ रहे हैं, इस मामले में विदेशी महिला की वकील की तरफ से दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ इनकम टैक्स पर दबाव बनाने का और परेशान करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में हमने विदेशी लड़की की वकील से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर आने से
ये कहते हुए मना कर दिया कि मामला अभी कोर्ट में है और सुनवाई के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। रूसी लड़की के बदलते बयानों के बीच अब दिल्ली पुलिस धारा 164 यानी मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का कलमबंद बयान दर्ज कराना चाहती है। इस पर गुरुवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि आयकर विभाग ने छापे के दौरान लखनऊ में सान्याल के घर पर जब उसकी पत्नी से पूछा कि क्या वो जानती है कि दिल्ली में उसका पति एक विदेशी लड़की के साथ रहता है, तो उसकी पत्नी ने हैरानी जताई और साफ तौर पर इनकार कर दिया। इन दस्तावेजों के मुताबिक बात केवल एक रूसी लड़की की नहीं थी। आयकर विभाग को छापे के दौरान कई विदेशी लड़कियों, नटालिया अलेक्जेंडर, मॉडल, जेनी डिजाइनर, इरीना जैसी और भी लड़कियों के फोन नंबर और दिलरुबा लतीफ खान नाम की लड़की समेत कई पासपोर्ट भी मिले। दस्तावेजों के मुताबिक कर्नल अहलावत और सान्याल के बीच एक ऐसा संदेश भी पकड़ा गया जिससे जांच एजेंसियों को शक है कि लड़कियों से कोई खास काम निकालने की कोशिश की जाती थी। सर प्लीज कॉल फ्रांसिस ऑल्डन। लड़की को एक दिन के लिए क्यों लेते हो? कम से कम 2 से 4 दिन के लिए लोगे तो सही रहेगा। ये तो छू और वापस की तरह है। दस्तावेजों के मुताबिक आयकर विभाग ने अजय अहलावत और सान्याल के बीच कुछ ऐसे संदेशों को पकड़ा है जिनसे साबित होता है कि लड़कियों को दी जाने वाली रकम की बाबत भी ये दोनों बातचीत किया करते थे। इसके अलावा रूसी लड़की और अजय अहलावत के बीच हुए संदेशों को लेकर दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग दोनों के कान खड़े हो गए। उन संदेशों का राज जानने के लिए अजय अहलावत की तलाश की जा रही है। अब आप भी जान लीजिए कि क्या है ये संदेश। हम काम कब शुरू कर सकते हैं? मुझे पैसों की जरूरत है। इट्स फिनिश्ड। हेलो, कल मैं जयपुर जाऊंगी, वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकूंगी, शायद 1 सप्ताह के लिए। ओके, लेकिन मैं अभी जयपुर के फॉर्च्यून मेट्रोपॉलिटन होटल में हूँ। नहीं जानती कि यहाँ पर कब तक रहूंगी, लेकिन यहाँ पर हूँ। उस घर में कोई सनकी अनजान आदमी आया जिसका नाम राज है। नॉट एलिजिबल। जिमखाना क्लब के कमरा नंबर 26 में आ जाओ, रेस कोर्स क्लब के पास चाणक्यपुरी में। इन संदेशों से साफ पता चलता है कि रूसी लड़की जहाँ भी जाती थी उस बाबत अजय अहलावत को पूरी खबर करती थी। जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि प्रधानमंत्री निवास से मात्र कुछ दूरी पर स्थित रेस कोर्स क्लब में किसने कमरा बुक कराया था। इस क्लब में बड़े उद्योगपति और बड़े नौकरशाही मेंबर हैं। दस्तावेजों के मुताबिक अप्रैल माह के बाद कुछ ऐसे हालात बने जिनके चलते संबंध बिगड़ने लगे। ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मैं आज चली जाऊंगी। मैं सोचती हूँ मुझे 1 सप्ताह का समय दो। मैं वसंत विहार में रहूंगी और फिर गायब हो जाऊंगी। सिर्फ 1 सप्ताह, फिर मैं अपना रास्ता खोज लूंगी। मैं सोने के पिंजरे में कैद पक्षी की तरह नहीं रहना चाहती। मैं बाहर नहीं जा सकती। प्रीतिन मुझे एक कैदी की तरह रखता है। उसका नौकर हरिराम मेरे साथ हर समय रहता है। मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकती। मैं बाहर कॉफी पीने या डिनर करने भी नहीं जा सकती। यहाँ तक कि मैं तुमसे भी नहीं मिल सकती। उसने कहा कि हम दोनों तुमसे एक साथ मिलेंगे। उसने कहा कि मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ। मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं शाम को पार्क में 1 घंटे अकेली टहलती हूँ। ये घर के पास है, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरी और तुम्हारी मीटिंग करने से रोकेगा। ये एक नरक की तरह है और वो मेरे सारे कागजात अपनी सेफ में रखता है। मैं एक तरह की जेल में हूँ। ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं। मैं सान्याल से नाखुश हूँ। मेरे पास कोई आजादी नहीं है और सान्याल हमेशा मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रकरण में अब तक की जांच के दौरान राजनेता, पत्रकार और नौकरशाहों समेत कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिसके चलते कई बड़े लोग सक्रिय हो गए हैं और आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस मामले की जांच में लीपापोती की जा सकती है। रूसी लड़की ने अपने पहले बयान में कई नाम लिए हैं। एबीपी न्यूज इन नामों की सच्चाई नहीं जानता। हमने सिर्फ वही दिखाया जो दस्तावेजों में दर्ज है, जो लड़की ने अधिकारियों को बताया। लड़की के वकील का कहना है कि अब मामला कोर्ट में है। सफदरजंग सेक्स रैकेट में एक और खुलासा हुआ है। आरोपी पीएन सान्याल सांसदों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा था और एसएमएस के जरिए बाकायदा अधिकारियों को निर्देश भी दे रहा था कि जमीन संबंधित मामले की फाइल जल्द से जल्द निपटा दी जाए। आयकर विभाग को ऐसे तमाम एसएमएस मिले हैं जिनमें वो अधिकारियों को निर्देश दे रहा है और दिलचस्प ये भी है कि अधिकारी उसके नंबर पर उससे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास ये दस्तावेज मौजूद हैं। सफदरजंग सेक्स रैकेट मामले में आरोपी पीएन सान्याल के घर पर आयकर विभाग के छापे के दौरान मिले दस्तावेज में सांसद जगदंबिका पाल के दस्तखत वाले खाली लेटर हेड मिले थे।
जानकारी के मुताबिक ये लेटर रेलवे के बड़ौदा हाउस स्थित चीफ कमर्शियल मैनेजर को लिखे गए थे और इनमें इमरजेंसी कोटे के आधार पर टिकट देने के लिए कहा गया था। इसके अलावा यह खुलासा भी हुआ कि आरोपी सान्याल सांसद नरेश अग्रवाल के नाम से अधिकारियों को एसएमएस भेजकर उन्हें काम करने का निर्देश देता था। सांसद नरेश अग्रवाल के नाम से सान्याल ने जो मैसेज भेजे वो आप भी देखिए। 19 अप्रैल 2016 को सान्याल ने अमित नाम के अधिकारी को मैसेज भेजा कि अमित कुमार जी नमस्कार, कृपया कॉल करें, थैंक्स नरेश अग्रवाल MP। अमित की तरफ से इसका जवाब भी आया, सर मैं आपको 4 बजे के बाद फोन करूंगा, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं, सादर अमित घोष। इसके बाद 13 मई 2016 को फिर सान्याल ने नरेश अग्रवाल के नाम से अमित को मैसेज भेजा, सर नमस्ते, आशा है कि भगवान की कृपा से आप ठीक हो गए होंगे और ड्यूटी ज्वाइन कर ली होगी। मैं चाहता हूं कि मेरा आदमी कल आपसे आपके घर पर मिले और आपको सच्चाई बताए जिससे आप उसकी मदद कर सकें। उसका नाम मुन्ना प्रसाद सैनी है। कृपया मुझे बताएं कि मैं कब, कितने बजे और कहां भेजूं। धन्यवाद नरेश अग्रवाल MP। इसी तरह 28 मार्च को सान्याल ने सत्येंद्र सिंह नाम के अधिकारी को भी मैसेज भेजा, सत्येंद्र सिंह जी नमस्कार, 7 महीने पहले PN सान्याल जी मेरे परम मित्र को आपके पास भेजा था 32 जमीन का फ्री होल्ड करवाने शाहजहांपुर रोड के प्लॉट के लिए। आपके ऑफिस में फाइल 2 महीने से पड़ी है। आपके PA कृष्ण कुमार को आपने इस फाइल को क्लियर करवाने का आदेश 7 महीने पहले दिया था। कृपया इस फाइल को आज क्लियर करवा दें। धन्यवाद नरेश अग्रवाल MP। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि सान्याल अपना काम निकलवाने के लिए खुद को सांसद बताकर SMS किया करता था और अब तक की जांच के दौरान किसी सांसद की कोई भूमिका सामने नहीं आई है। सूत्रों का कहना है कि SMS के जरिए किस अधिकारी ने क्या क्या काम किए, इस बात की जांच की जा रही है।